हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, अनुपात और समानुपात वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसमें हमारी 3 क्लासें हुई हैं। अभी तक काफ़ी सारे सवालों पे चर्चा कर चुके हैं, इसका बेसिक समझ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर देख लेना। तो चलिए साथियों, आज बात करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे सवालों पर और बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये क्लास होने वाली है। थोड़ी सी लंबी रहेगी ये क्लास क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करिए, पहले पूरी वीडियो देखिए, पूरी क्लास देखिए। अगर आपको लगता है ये क्लास आपको पसंद आती है और आपको लगता है आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस बने रहिए और पूरी तरह से मन लगाकर देखिए क्लास को। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, पूरी गारंटी है मेरी। ठीक है ना, एक एक चीज़ समझ में आएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के पहले सवाल की तरफ। देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहला सवाल कहा गया है, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके, देखिए क्या कहा गया है। एक कंपनी ने मुद्रास्फीति यानी महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया। ठीक है ना, उसने कम कर दिया, तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभ व्यय कितना था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आसान है समझना। देखिए, घबराइए मत, एक एक चीज़ समझ में आएगी। कर्मचारियों को 5:3 में कम किया, यानी कि कर्मचारी 5:3 के अनुपात में कम किया। और उसने जो कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया है, वेतन क्या किया है, उसने बढ़ाया है। वेतन कितना बढ़ाया है, 7:8 के अनुपात में बढ़ाया है। अब यहीं पर एक बात समझिए, अगर मैं कर्मचारियों की संख्या निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, बताइए क्या करूँगा। ऐसे लिखूँगा ना, 5x हो गया, 3x। इस अनुपात में उसने कम किया है ना, 5x और 3x, यानी कि ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर मैं बात करूँ वेतन की, तो वेतन को अगर मैं एग्जैक्ट निकालना चाहूँ, रेशियो से अलग करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, 7y और 8y। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y क्यों लिखा। क्योंकि मेरे भाई देखिए, ये कर्मचारियों की संख्या है, तो यहाँ पे हमने यूनिट के ले लिया, x ले लिया है, और यहाँ वेतन की है तो यहाँ y ले। दोनों जगह अलग अलग लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक सा ले लेंगे, एक सा ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहा गया है तुमसे, देखिए, अगर 5 कर्मचारी थे तो 7 रुपये, ऐसे मान लो 5x कर्मचारी थे तो 7y रुपये दे रहा था उन्हें, तो कितना हो जाएगा, 5x खर्च निकाल लो। ठीक है, खर्च पहले कितना खर्च था, 5x गुणा 7y, कितना होगा, 7×5 35xy। समझ में आया, कितना खर्च कर रहा था पहले, 35xy। अगर देखो 5 कर्मचारी थे, उसके बाद उसने क्या कर दिया, 3 कर दिया, यानी कि 2 कर्मचारियों को कम कर दिया। वेतन पहले 7 दे रहा था, वेतन बढ़ा के क्या कर दिया, 8। यही तो कहा है, कर्मचारी कम करे हैं और वेतन बढ़ाया है। तो देखिए, कर्मचारी कम हो गए और वेतन बढ़ गया। तो पहले इतने कर्मचारी थे और वेतन इतना था, तो पहले कितना खर्च हो गया, 35xy। अब मैं बात करूं बाद में कि जब उन्होंने कर्मचारी कम कर दिए तब कितना खर्च कर रहा है वो, बाद में कितना खर्च कर रहा है, 3x कर्मचारी थे और उन्हें 8y पैसे दे रहा था, तो 8×3 24xy। ठीक है, तो पहले इतने रुपए खर्चा आ रहा था कर्मचारियों के वेतन में, अब इतने रुपए आ रहा है, तो उससे कुछ फायदा हुआ है। ठीक है ना, वो कितने 55,000 रुपये फायदा दिया है तुम्हें कि 55,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो बताइए, 35xy से 24xy हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अब खर्चा कम हो गया है तो प्रॉफिट ही होगा। अब मैं इसमें निकाल लूँ फायदा कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया बताइए, 35xy देता था और अब 24xy दे रहा है, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 11xy। तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया, 11xy टोटल उसका प्रॉफिट आ गया। अगर मैं बात करूं 11xy की, ये क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 55,000 रुपये।
जब 55,000 रुपये हमें प्रॉफिट दिया है और हमने 11x बाई प्रॉफिट निकाला है, तो हम 11x बाई के बराबर 55,000 रख देंगे। अब देखिए 11 से जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5,000, 11 पंजे 55 है ना, तो 5,000 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। अब उसने कहा कि प्रारंभ में कितना व्यय था, प्रारंभ में कितना खर्च था, ये वाला खर्च बताना है। कितना है? 35x वाई। तो मेरे भाई बताइए प्रारंभ में व्यय क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 35x वाई, यही तो है प्रारंभ का व्यय। अब इसमें क्या करो तुम, 35 गुणा 5,000 से गुणा कर दो। एक्स वाई की जगह मैंने क्या रख दिया? 5,000 रख दिया। तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 3 0, 5 पंजे 25, 2 5 3 15 और 2 17। ये तुम्हारे पास प्रारंभिक व्यय आ गया उसका। बताइए देखने में सवाल कितना लेंथी था, लैंग्वेज कितनी बड़ी थी और आपको टफ भी लग रहा होगा, लेकिन कितनी आसानी से सोल्व हो गया। थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, हर चीज़ आसान होती है, बस आपको समझ आनी चाहिए। मन लगाकर पढ़िए, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बताऊंगा आपको। बस बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर करा के दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं समाप्त यहीं पर और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनाएंगे, बने रहें बिल्कुल। चलिए देखिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहा गया है? कहा गया है अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना हो, ठीक है, और सी का धन बी के धन से 7/6 गुना हो, तो सी का धन ए का धन के ए के धन से क्या अनुपात है? सी के धन का ए के धन से अनुपात पूछा है। देखिए सबसे पहले बात कही गई है, ए का जो धन है वो बी के धन के 4/9 है। कोई दिक्कत? सिंपल लिख लिया मैंने, ए का धन बी के धन का 4/9 हो गया। वहीं पे मैं बात करूं, उसने कहा सी का धन बी के धन के 7/6 है, 7/6 गुना है ना, गुना है तो गुना कर दिया दोनों जगह। कहा गया है आगे तो सी का, है ना। चलो अब बात करते हैं, सी और ए का अनुपात पूछा है तुमसे। किसका? सी का और ए का अनुपात पूछा है, तो सी ऊपर रख लो पहले ऐसे। देखिए मैंने क्या किया, ये जो सी है इसके नीचे ए लिया आया मैं, क्योंकि सी अनुपात ए हमें निकालना है। क्या निकालना है? सी अनुपात ए निकालना है, तो सी ऊपर रखना पड़ेगा। तो सी ऊपर रखा मैंने, ए नीचे रखा। अब ए की वैल्यू मैं नीचे रख दूंगा, b × 4/9। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं बात करूं 7/6, ये फ्रैक्शन जब गुणा में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 3 तियां 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 तियां कितना हो गया तुम्हारे पास? 21 और 4 दूनी कितना हो गया तुम्हारे पास? 8। तो मैं कह सकता हूं सी अनुपात ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 21/8। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 21/8। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सवाल में कहा गया था ए का जो क्या है धन है वो बी का 4/9 गुना है, तो बी के धन का 4/9 गुना धन जो हो गया किसका हो गया? ए का हो गया। और यहीं पे उसने कहा सी का धन बी का 7/6 गुना है, तो 7/6 गुना बराबर सी आ गया। हमें अनुपात निकालना था सी अनुपात ए, सवाल में दे रखा है, तो सी ऊपर रखेंगे ए नीचे रखेंगे। मैंने डायरेक्ट यहीं पे कर दिया और नीचे ए की वैल्यू ऊपर सी की वैल्यू, जो कट रहा है काट दो, कैलकुलेशन कर दो, जो अनुपात आ गया वही इसका आंसर हो गया। बताइए कितनी आसान है सारी चीज़ें, है ना। क्लियर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए एक एक बात बिल्कुल आपको, ठीक है। घबराइए मत, सब कुछ समझ में आएगा। बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू। लाइक कर दीजिए तुरंत वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो मत करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार, अच्छे से समझना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। देखिए कहा गया है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुकिर्मानुपाती है, ठीक है। अनुकिर्मानुपाती पता है ना? बताऊंगा, नहीं पता है तो। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट जाता है। टुकड़े कैसे हो गए? 3:5:7 के अनुपात में टूट गया, और इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? देखिए मेरे भाई, घबराइए मत, सवाल को देख के लेंथी है थोड़ा सा, मतलब लैंग्वेज में करने में लेंथी नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखिए
सबसे पहले मैं बात करूं, कहा गया एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, 3 भागों में टूटा, 3 5 7, देखिए 3 5 7, ये क्या है बताइए? 3 5 7 काय का अनुपात है? भार का अनुपात है ये। उसके 3 टुकड़े हो गए इतने इतने भार के। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पूरे हीरे की, अगर मैं बात करूं पूरे हीरे की, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? पूरे हीरे का भार आ जाएगा। आ जाएगा क्या नहीं? अगर मैं कहूं तुमसे कि बताओ, तुमने 10 का, तुम्हारे पास 10 का नोट था, ठीक है, तुमने उसको क्या करा, एक तो 5 रुपए में तोड़ लिया, एक 2 रुपए में तोड़ लिया और एक 1 रुपए में तोड़ लिया। ठीक है, एक 10 का नोट, 5 का नोट, चलिए 5 का नोट था तुम्हारे पास, ऐसे मान लो 2 में तोड़ लिया, 2 में तोड़ लिया और 1 में तोड़ लिया। आपने उसके कितने टुकड़े कर लिए? 3 टुकड़े कर लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास इतने 3 सिक्के हैं, तो फिर तुम अगर इन्हें जोड़ोगे तो कितने रुपए आ जाएंगे तुम्हारे पास? वापस 5 रुपए आ जाएंगे, है ना? जो तोड़ाए हैं तुमने उसके वापस 5 रुपए आ जाएंगे, इनको जोड़ लोगे तो। वैसे ही कंडीशन यहाँ पर लगेगी। अगर हम इनको जोड़ लेंगे तो मूल हीरा जो था, जो पूरा कंप्लीट था, साबुत था, सही था, उसका हमारे पास भार आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3x + 5x + 7x। x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अनुपात में दे रखा है, या रेशियो में। रेशियो हटाएंगे तो सबके साथ x लगाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू से गुणा होगी वहां पर। देखिए तो 7 5 12 और 3 कितना हो गया तुम्हारे पास? 15। तो टोटल भार कितना आ गया यहाँ पे तुम्हारे? 15x। पहले वाला भार आ गया, मूल वाला। मैं लिख सकता हूँ मूल हीरे का भार है। ये किसका भार है? मूल हीरे का भार है। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा गया है, सुनो ध्यान से। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि उसका जो मूल्य है, ठीक है, मान लिया मूल्य, हीरे का मूल्य, देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, हीरे का मूल्य, हीरे का मूल्य, ठीक है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब गुणा में है, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1 बटा करके गुणा कर देते हैं। तो भार के वर्ग के, तो भार कितना है? 15x, और इसके वर्ग के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, हीरे का मूल्य है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने मूल्य मान लिया उसका क्या है? k है, और जब इसको तुम खोलोगे तो 225x² बन जाएगा। ठीक है, तो हीरा पहले कितने का था? k × 225x² का था। चलिए अब उसके 3 टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, 3 टुकड़े हो चुके हैं, उससे 42,600 रुपये की हानि हुई है। चलिए हानि हुई है, कोई बात नहीं। देखिए दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमारे पास? टुकड़े होने के बाद दूसरी कंडीशन क्या कहती है? जो हीरे का मूल्य है, ठीक है, हीरे का मूल्य जो है वो हीरे के भार के अनुक्रमानुपाती यानी कि गुणा में है। तो हमारे पास हीरे का भार क्या है? पहला 3x है, टुकड़े हो गए ना, 3x² प्लस फिर क्या है? 5x² है, सॉरी 5x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 7x है तो इसका स्क्वायर कर दो। अब ये बात समझो कैसे। देखिए हानि हुई है। हानि कब हुई है? हानि कब हुई है? जब उसके टुकड़े हो गए हैं। तो हम हानि जब ही तो निकाल सकते हैं जब हमें साबुत हीरे का मूल्य पता हो कि साबुत हीरा कितने रुपए का था, और हमें ये पता हो कि हीरे के टुकड़े होने के बाद हीरा कितने रुपए का रह गया, तभी तो हम हानि निकाल सकते हैं। तभी तो हम निकालेंगे कितनी कमी हो गई, कितना टूट के बाहर गिर गया या निकल गया, तभी तो हमें पता चलेगा। तो मूल हीरे का मूल्य तो हमने निकाल लिया, और हम अब टुकड़ों का मूल्य भी निकाल लेते हैं कि टुकड़ों का मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा तुम्हारे पास, x² हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा तुम्हारे पास, x² हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा तुम्हारे पास, x² हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इन सबको जोड़ दो। देखिए 9 और 9 18 और 23 हासिल 3 और 2 6 और 2 83x²। ये आ गया k 83x²। ये तो था पहले वाला, जो पहले साबुत हीरा था तो इतने रुपए का था, लेकिन बाद में क्या हुआ? टूटने के बाद में इतने रुपए का रह गया। तो इतने रुपए से इतने का हो गया, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? हानि निकाल सकता हूँ। कितनी हो गई? हानि बराबर मैं लिखूंगा, देखिए पहले वाला मूल्य मेरे पास k 225x² माइनस k 83x²। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से 225 में से 83 घटा दो, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 1 बचा तुम्हारे पास। ठीक है, k तो k ही बचेगा और x² ऐसे ही रहेगा। तो हानि तुम्हें कितनी हो गई? 142 x², k 142
एक्स स्क्वायर की तुम्हें हानि हो गई। ठीक है, तो 4 3, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं आगे की बात करूं कि हमारे पास हानि कितनी है, ये है, और हानि एग्जैक्ट में हमें क्या दिया है, हानि के बराबर दिया है हमें। हानि कितनी दी है हमें बताओ, कितनी दी है, 42,600 दी है, 42,600 हमें हानि दी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 42,600 हानि आ गई हमारे पास। हमसे पूछा है सवाल में कि हानि हुई, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, ये हमें बताना है यहाँ पर। चलिए आ जाइए यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर मैंने यहीं रहने दिया और 600 यहाँ पे मैं ले आया और 142। अगर मैं बात करूँ तो 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 12, ठीक है, 3 बार कट जाएगा, यानी कि 300 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 300 आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तुम, देखिए कैसे, 225 गुणा 300, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 300, तो 00, 5 तिया 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, तो इतना हमारे पास ये हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही आंसर होगा बिल्कुल। 67,500 रुपये, मतलब हीरे की जो पहले कीमत थी 67,500 रुपये की उसकी कीमत थी टूटने से पहले। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे ये के कहाँ चला गया, ये जो के है ना हीरे का मूल्य है, मैंने माना है के हीरे का मूल्य है, इसे चाहे तो यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख सकते हैं, के बराबर हीरे का मूल्य क्या है, ठीक है, ये हो गया, उसके जो भार था उसके अनुक्रमानुपाती था। ठीक है, तो ये के बराबर कर सकते हैं हम इसे, के बराबर, ठीक है, गुणा में आ जाएगा, देखिए के बराबर है ये सब। ठीक है, के बराबर है, के बराबर है, के का यहाँ कोई रोल नहीं है, के बराबर है ये सब। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से 300, और हमें पहले का मूल्य बताना था, तो एक्स स्क्वायर की जगह 300 रख दिया, आपके पास आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया, बहुत शानदार सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, लेंथी लग रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ, इसलिए आप इसको करोगे तो बहुत शॉर्ट लगेगा, बहुत आसान लगेगा, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कभी भी ऐसा नहीं है कि आप भूल सकते हो या लेंथी हो गई है ना, जोड़ना घटाना ही है, जोड़ घटाना तो आप करते आ रहे हो बचपन से, आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, कहा गया है उनमें से बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के बराबर है। सबसे छोटी संख्या, बहुत ही आसान सवाल है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हमें दिया है 3:4:5, कहा गया उनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या होगी 5x और प्लस सबसे छोटी क्या होगी 3x का योग दूसरी संख्या यानी कि 4x और प्लस 52 के बराबर है। समझ में आई बात। कहा गया है उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखिए 5 और 3 8x माइनस का 4x बराबर 52 हो गया। यहाँ से तुम्हारे पास 4x बचा बराबर 52, x बराबर 4 × 4 = 12 यानी कि 13। x की वैल्यू निकाल ली तुमने 13। पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है तुम्हारे पास 3x, तो बताता हूँ 13 × 3 13 × 39। सबसे छोटी संख्या तुम्हारे पास आ गई 39। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट। थोड़ा स्पीड से चलूँगा अब क्योंकि सवाल आसान है सारे के सारे और हमें बहुत सारे सवाल कवर करने हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है बहुत प्यारी प्यारी, तो इसलिए। लेकिन इतना फास्ट भी नहीं चलूँगा कि आपकी समझ में ना आए, एक एक बात समझ में आएगी, समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है दो संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात बताओ। दो संख्याओं का योग, माना दो संख्याएं क्या है x और y हैं, तो इन दोनों संख्याओं का योग इनके अंतर का क्या है 3 गुना है, तो बराबर हो जाएगा ये अब। ठीक है,
x प्लस वाई बराबर अंदर गुणा कर दो 3x माइनस का 3y, ठीक है। y इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 2x हो जाएगा। x इधर जाके घट गया ना, तो अब हमें बताना है इसका अनुपात, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया गया, 4 के नीचे 2 ले आया और x के नीचे y ले आया, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो x अनुपात y की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी सही है तुम्हारा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सवाल? नहीं आया दोबारा बता देता हूं। दो संख्याएं हैं जिनका योग उनके अंतर का 3 गुना है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, उधर 3 से गुणा कर देंगे तो सही है। पिछली क्लास में मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, आपने नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे रखा है मैंने। चलिए बढ़ते हैं और आगे सवालों की तरफ, देखते हैं और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर से। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल एकदम एक भी टाइप का सवाल नहीं रहेगा, एक भी टाइप का सवाल नहीं छूटेगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग बताइए। 3 संख्याएं हैं, मैंने मान लिया 3 संख्याएं A, B, C। उसने कहा कि पहली तथा दूसरी का अनुपात, देखिए पहली और दूसरी यानी कि A अनुपात B बराबर दिया है उसने हमें कितना 8:9, 8:9 दिया है। फिर आगे उसने बोला दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, दूसरी एवं तीसरी का अनुपात क्या दिया है बताइए 3:4 दिया है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, उसने कहा उनमें से पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है। पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन इसे सोल्व कैसे करेंगे, पहले ये बताइए कि यह बिल्कुल सही लग रहा है आपको? नहीं भाई मेरे यहाँ b का मान कितना है 9, लेकिन यहाँ b का मान कितना है 3, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। जब b और b एक जैसे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी मान एक जैसे होने जरूरी हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं है जरूर एक जैसे तो इसको बनाओ। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 3 है, 9 बना लो, यहाँ 3 से गुणा कर दो, तुम्हारे पास बन जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब तुम्हारे पास b की वैल्यू आ गई 9 और c की वैल्यू आ गई 12। अब इसे सोल्व कर सकते हो तुम, ठीक है। तो पहली और तीसरी का गुणनफल पूछा है। पहली संख्या है तुम्हारे पास 8x गुणा, और तीसरी संख्या कितनी हो गई तुम्हारे पास 12x। तो 12x और 8x बराबर कितना दे दिया तुम्हें 2400 दे दिया गुणनफल। इसमें कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा पॉइंट था ये संख्याओं को बराबर करना। तो 12 अट्ठे 96x² बराबर 2400, सही है। 24 से 24 चौक है ना, ये 4 बार कट गया, ये 25 बार कट गया, तो x² बराबर तुम्हारे पास 25 आ गया, x बराबर 5 आ गया। x की वैल्यू तुमने निकाल ली 25। अब तुमसे जो पूछ रहा है वो बता दो, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग बताना है। तीनों संख्याओं का योग बता दो भाई क्या है। देखिए पहले तीनों संख्या लिख लेते हैं, 8, 9 और 12, ये हमारे पास संख्याएं हैं। अब देखिए 8x योग बताना ना, प्लस 9x प्लस 12x, ठीक है, योग बताना, हाँ योग बताना। जोड़ दो इन्हें, कितना हो गया ये 12 और 8 20 और 29x हो गया। ये 29x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है, 5 ने 45, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 योग आ गया इनका। कितना योग आ गया 145। बहुत आसान चीजें हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ नया किया क्या, कुछ भी नहीं किया, बस प्लस माइनस किया है, और यही तुम्हें भी करना है। क्लियर हो गई? क्लियर हो जाना चाहिए पूरा सवाल ये। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहा गया है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, 2 धनात्मक संख्याएं का अनुपात दिया है हमें कितना 3:4। संख्याएं क्या है 3:4 है, धनात्मक हैं, ठीक है कोई बात नहीं। उनके वर्गों का योग करना है। अब मैं अगर संख्या की बात करूं तो ये 3x होगी और ये 4x होगी। अगर मैं अनुपात से बाहर निकालूं तो अब इनका वर्ग कर दो। तुम क्या करोगे 3x का वर्ग कर दो प्लस 4x का वर्ग कर दो, और इनका योग कितना दिया है 400 दिया है।
कितना दिया है योग, 400 दिया है। संख्याओं का योग कितना है, केवल संख्याओं का योग पूछा है। तो 3 तिया 9x² प्लस 4 चौक 16x² बराबर 400। ये कितना हो जाएगा, 16 9 25x² बराबर 400। ठीक है, 25 से जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो 25 अट्ठे 200 और ये कट जाएगा तुम्हारा 16 बार। x² बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 4 आ गई। पूछा है संख्याओं का योग कितना होगा, तो दो संख्याएं हैं, निकाल दो। पहली संख्या 3 और x की जगह मैंने रख दिया 4, तो कितना हो गया 12। पहली संख्या हो गई तुम्हारे पास 12। दूसरी संख्या है 4x, तो 4 और x की जगह 3, सॉरी 12 4 सॉरी 4 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। तो तुम्हारे पास दूसरी संख्या हो गई 16। तो पहली 12 दूसरी 16, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 16 12 28। दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 28 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है इस वाले सवाल में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 28। यानी कि दोनों जो संख्याएं हैं उसमें से एक 12 है, दूसरी 16 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, पढ़ते रहिए, आराम से समझ में आएगा सब कुछ। मैथ्स में प्रैक्टिस मैन है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए अगला सवाल में बोला है हमें, यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण बताइए क्या है। देखिए 3:5 में विभाजित किया गया, कोई भी चीज़ है, या मैं कह दूँ मार्कर है, इसको मैंने 3:5 में विभाजित किया गया, तो एक जो बड़ा भाग है वो कितना है हमारे पास, उसने दिया है बड़ा भाग है 75 है। तो तुम्हें इसमें दिख नहीं रहा बड़ा भाग कौन सा है, बताइए। 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5x बराबर कितना दिया उसने, 75 दिया है। तो x बराबर 5 पंजे 25, 15 पंजे 75 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तुमसे सवाल में क्या पूछा गया है, परिमाण बताइए। ठीक है, परिमाण बता दो। देखिए x बराबर 15 है। अगर मैं बात करूं संख्याएं हमारे पास दो ही तो बन गई, 3x और 5x। यहाँ पे 3 गुणा 15 कर दो, 15 तिया कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 45 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे तुम, 5 गुणा 15, x की जगह 15 रख दो, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पंजे कितना होता है, 75 होता है। टोटल परिमाण पूछा है, तो एक तो परिमाण ये है आधा और आधा ये है, आधा नहीं बोल रहा मैं, एक भाग तो परिमाण का ये है, एक ये है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा परिमाण आ जाएगा। 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 120 परिमाण है उसका। कितना परिमाण है, 120 परिमाण है। बताइए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ परिमाण को हमने दो भागों में बांट दिया था उसने, तो हम बड़ा वाला भाग दिया था उसने 75, तो बड़ा भाग हमारे पास कितना है इसमें, 5 है, तो 5 बराबर 75, तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। चाहे तो इसको यूनिट में बनाकर लिख लो, देखो 5 यूनिट बराबर तुम क्या मानोगे, 75, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो 45, और दूसरी 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 75। टोटल परिमाण पूछा है, दोनों को जोड़ दो 120, ऐसे बना लो। कोई बात थोड़ी है, x मत लगाओ, x मत लगाओ। आप सोच रहे होगे कि सर x लगाकर बता रहे हैं, x मत लगाओ, ऐसे ना बना लो, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे बना लो। ठीक है, चलिए सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें मैं एक तरफ से, बिल्कुल। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कहा गया है अगले सवाल में, दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वह संख्याएं हैं, संख्याएं पूछा है। देखिए दो संख्याएं, सबसे पहली बात तो 3:5 के अनुपात में है। उसने कहा कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, कि 6 जोड़ दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक में हमने क्या जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। लास्ट में जाके तुम्हारे पास अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चाहे तो इसे मैं दो तरीके से बता सकता हूं आपको। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9, देखिए 5 दूनी 10, 3 तिया 9। मैंने कहा था बड़े वाले में तो छोटा वाला घटा देंगे, एक बचा, इसे अलग रख दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये ऊपर वालों से जो गुणा किया उन्हें घटाया है,
और नीचे वालों से जो गुणा करेंगे उनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये 30 हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ 30। अब ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है इसको रख दो 30 के बराबर, इस वाले 30 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 30। तो कहा कि वह संख्याएं हैं, संख्याएं क्या हैं, एक तो संख्या तुम्हारे पास 3 है तो 3 तिया 90 हो गया, दूसरी संख्या 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 150 हो गई। तो संख्याएं तुम्हारे पास हो गई कितनी बताओ, 12 6 16 10 6 बचा, 1 यूनिट बराबर 6 6 3 18, सॉरी 1 मिनट देखिए, रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर एक जगह प्लस रहेगा एक जगह माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस। तो तुम्हारे पास बच जाएगा 6, ठीक है। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब संख्याएं निकाल दो, कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 6 18, पहली संख्या, दूसरी संख्या 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 6 पंजे 30, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, 6 पंजे 30। तो संख्याएं तुम्हारे पास बन गई 18 और 30, समझे। छोटी सी बात याद रखनी है, मैं भी थोड़ा सा भूल गया था कि जब यहाँ दोनों जगह प्लस होगा तो माइनस करेंगे, और दोनों मतलब एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन शानदार सवाल था। देखिए दूसरा तरीका आप क्या देख सकते हो, मैंने कहा एक संख्या 3x थी उसमें 6 जुड़ गया, दूसरी संख्या 5x थी उसमें भी 6 जुड़ गया, अनुपात कितना बन गया तुम्हारे पास, 2/3, ठीक है। इसकी उधर गुणा कर दो, इसकी उधर, तो 3 तिया 9x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 दूनी 10x प्लस 6 दूनी 12। अब मुझे ये बताओ, x इधर लेके चले जाओ, ठीक है, 12 इधर ले आओ, 18 माइनस 12 10x माइनस 9x, तुम्हारे पास क्या बचा, 6, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब तुम्हारे पास संख्याएं क्या क्या थी, 3x और 5x, तो 3x गुणा 6 बराबर 18 और 5 गुणा 6 बराबर 30, ठीक है। तो 18 और 30 संख्याएं हो गई तुम्हारे पास। चाहे तो इस तरीके से कर लेना, चाहे इस तरीके से बना लेना, आपकी मर्जी है, जैसे दिल चाहे वैसे बना लो, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। समझ में आ रही हैं चीज़ें, समझ में आनी चाहिए, नहीं तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल बेकार है ना, किसी काम का नहीं, क्योंकि आपको समझाने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा होगा फिर। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, ठीक है, और शेष का 3 और क्या करा उसने, शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम में छोड़ा, और शेष संपत्ति अपने पुत्र को दे दी। यदि पुत्र को 6400 मिले तो राम की संपत्ति क्या थी। देखिए सबसे पहले हम कुल संपत्ति मान लेते हैं, इसमें 1/3 भाग तो पत्नी को दे दिया है और 3/5 भाग किसे दे दिया है, अपनी पुत्री को दे दिया है। तो 5 तिया 15, हमने मान लिया कुल संपत्ति कितनी थी, बराबर 15 यूनिट थी, ठीक है, ये चीज समझना। अब उसने 15 में से 1/3 यानी कि 3 पंजे 15 यानी कि पत्नी को कितना दे दिया बताइए, 5 दे दिया, ठीक है, और 3/5 तिया 15 यानी कि 9, बेटी को कितना दे दिया, 9 यूनिट दे दिया। तो 9 और 15 कितना हो गया, टोटल 14, तो 14 तो दे दिया, ठीक है, 15 था 14 दे दिया, तो शेष क्या बचा, 15 में से 14 घटा दो, 1 बचा। ये किसे दिया, उसने अपने बेटे को दिया है, बेटे को। तो बेटे को जो दिया है 1 यूनिट दिया है और उसको रुपए में कितने रुपए मिले हैं, 6400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6400 रुपए। हमें बताना है कुल संपत्ति कितनी थी, 15 यूनिट थी। तो 00 15 चौका 60, 6 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कि उसकी संपत्ति कुल थी 96,000। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा गड़बड़ है कुछ, देखते हैं क्या गड़बड़ है। 15 चौका 60, 6 15 छक्का 90 और 6 96, ये तो बिल्कुल ठीक है। चलिए 5 तिया 15, 3 तिया 9 है ना, 9 उसको दे दिया, पत्नी को 5 दे दिया, 5 यूनिट, तो 9 15 5 14 हो गया, ठीक है। शेष कितना बचा, 1 यूनिट, बेटे को 6400 मिला है, ठीक है। तो टोटल कितना है अपने पास, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, सही है बिल्कुल।
24,000 क्यों आ रहा है? पंद्रह यूनिट हमने टोटल मानी, जिसमें से के 1/15 का 1/3 निकालेंगे। 5 3 पंजे 15, 5 यूनिट उसको दे दी पत्नी को। 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष का बोला है उसने। देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, सवाल पढ़ने में हो जाती है गड़बड़। ये सब रफ कर दो, अभी बताता हूँ दोबारा से, थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी सवाल पढ़ने में। देखिए पत्नी को तो उसने 5 यूनिट दे दिया, अब उसने कहा शेष का, तो शेष कितना बचा? अब 15 था, 5 पत्नी को दे दिया, 10 बचा। इसका बोला है उसने, इसका। अब बेटी को देगा, बेटी को 10 का 3/5 निकालोगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 6। यानी कि बेटी को कितना दे दिया? 6 दे दिया। समझे? बेटी को दिया उसने 6। कैसे? सवाल में कहा गया है शेष का, पत्नी को जो दे दिया उसके अलावा जो बचा उसका 3/5, तो पत्नी को 5 दे दिया, 10 बचा। अब 10 का 3/5 उसने बेटी को दे दिया, तो 5 पत्नी को दे दिया और क्या 6 बेटी को दे दिया। कितना हो गया? 5 और 6 कितना हो गया? बताइए, 6 5 कितना हो गया? 11 दे दिया। ठीक है, 11 दे दिया। अब कितना बचा? शेष बेटी और पत्नी को देके 11, कितना बचा? 4 यूनिट बचा। 4 यूनिट किसे देगा? वो अपने बेटे को देगा। किसे देगा? बेटे को देगा, क्योंकि 4 यूनिट ही शेष बचा ना। उसने कहा जो शेष बचता है वो अपने बेटे को दे देता है। तो अब मैं बात करूं, अगर 4 यूनिट बराबर 6400 है, ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1600 बचा। हमें बताना है कि उसकी टोटल संपत्ति कितनी थी। टोटल कितनी थी? 15 यूनिट थी, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 00 15 15 छक्कर 90, 9 15 एकम 15 24, यानी कि 24,000 उसकी कुल संपत्ति थी। ठीक है, अब समझ में आई बात। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया था कि मैंने इसमें से ही बेटी को दे दिया था, लेकिन बेटी को इसमें से नहीं देना है। जो पत्नी को देने के बाद बचा है शेष, उसमें से बेटी को देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अच्छे से समझिए सवाल को। अगर नहीं आया समझ में, दोबारा देख लीजिए, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप हर सवाल के नीचे देख भी रहे होगे, हर सवाल पूछा गया एग्जाम में, एसएससी में, और अच्छे लेवल पे पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं कि बेकार, अच्छे लेवल के सवाल है, सारे के सारे अच्छे लेवल के सवाल करा रहा हूँ मैं। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगला सवाल कहा गया है, एक स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 हैं। ठीक है, स्कूल में थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? थैले की, फिर बात करेंगे जूते की। तो थैले और जूते का अनुपात दिया तुम्हें 7:5। ठीक है, ठीक है, कहा गया स्कूल में थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। देखिए थैले का दाम जूते के दाम से अधिक है या नहीं? यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक? 2 अधिक। और हमें वैल्यू कितनी दी है? 200 अधिक है, तो इस 2 यूनिट के बराबर कितना रख सकता हूं मैं? 200। 1 यूनिट बराबर 100। पूछा है तुमसे जूते का दाम बताओ, जूते का दाम कितना है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 500। आंसर तुम्हारा 500। ए वाला आंसर तुम्हारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत आसान सवाल था, बेसिक सी बात थी। ठीक है, हर कोई जानता है इस बात को, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। आप इसको इग्नोर मत करिए, समझिए चीजों को। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है 2 संख्याएं हैं 5:8 के अनुपात में है। यदि दोनों में प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 3:4 में होगी। पहली संख्या का मान बताओ। पहली संख्या का मान बताओ। इस प्रकार का सवाल हम बना चुके हैं, दोबारा बना के दिखा देता हूं। देखिए 2 संख्या है 5:8 के अनुपात में है। उसने कहा प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए। ठीक है, मैंने 12 जोड़ दिया प्रत्येक में। लास्ट में कहा 3:4 अनुपात बन गया इसका। ठीक है, मैंने क्या कहा था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 तियां 24 और 5 चौक 20, यानी कि 24 और -20 बराबर कितना बचा? 4। इसे अलग लिख लो। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 हो गया। 12 तियां 36, -36। माइनस क्यों करा? क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर एक जगह माइनस होता तो क्या करते? प्लस करते। देखिए 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 12 बच गया। अब इस 4 के बराबर इस 12 को रख दो। 1 यूनिट बराबर 4 तिया 12 आ गया। अब पूछ लो क्या पूछना है?
पूछ रहा है पहली संख्या का मान बताइए। पहली संख्या कितनी है तुम्हारे पास, 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। 5 दिया 15, तो पहली संख्या तुम्हारी कितनी हो गई, 15 हो गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, दूसरा तरीका आपको पता ही है, 5x प्लस, लिख के बता देता हूं, कर लेना सोल्व। देखिए 5x लिखते हैं, यहाँ 12 लिखते हैं, 8x लिखते प्लस 12 लिखते, बराबर अनुपात कितना बन गया, 4। इसको सोल्व कर लेते, फिर भी यही आंसर आता। ठीक है ना, चलिए चलिए देखिए क्लास समाप्ति की तरफ ये 2-3 सवाल और देखेंगे, बस आराम से देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या में अनुपात होगा, क्या अनुपात बनेगा। ठीक है, चलिए 4:5 दिया है। कभी भी परसेंट की बात कर लेना, आप 4 का परसेंट निकालोगे, 5 का परसेंट निकालोगे, कहाँ तक निकालते रहोगे, पॉइंटों में जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो इसको क्या करो तुम, 400 और 500 मान लो, कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, उसने कहा कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अरे 400 का 20% निकालो जरा, क्या होगा, 80 होगा कि नहीं होगा। 400 का 20% होता है मेरे भाई 80, तो 80 प्लस कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, 480 अनुपात। आगे उसने बोला कि 20% की कमी कर दो दूसरी वाली में, तो दूसरी वाली में 20% की कमी करोगे, 5 दूनी 10 यानी कि 100। 20% कितना होगा इसका, 100। तो हमने यहाँ से 100 कम कर दिया, तो कितना आ गया, 400। अब ये जो अनुपात बना, इसका अनुपात बता दो क्या है, डिवाइड कर दो इसको। 4 धाई 40, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, तो 6:5 बन गया तुम्हारे पास। कितना बन गया, 6:5। बताइए कोई दिक्कत। 4:5 में संख्याएं दी थी और हमें परसेंट की बात कर रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए तुम इसकी निकाल लोगे, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, पॉइंटों में जाएगा, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया अगर एग्जाम में, तो आप बना ही नहीं पाओगे, हमेशा गलती हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 400 और 500 मान लिया। ठीक है, अभी भी 4:5 ये से सोल्व करोगे, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएंगे। उसने कहा 20% की वृद्धि कर दो पहले वाले में, तो 400 का 20% कितना, 80। 80 बढ़ा दिया मैंने किसमें, 400 में। और दूसरे वाले में 20% की कमी कर दो, तो 500 का 20% कितना, 100। मैंने दूसरे वाले में से 100 घटा दिया, बस कैलकुलेट करके जो अनुपात आया वही इसका आंसर। अनुपात ही तो पूछा था, और क्या पूछा था, आसान था ना, कितना आसान था बताओ। थोड़ा माइंड का यूज करो, क्वेश्चनों को आसान बनाओ। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योग 1856 हो तो वह संख्याएं कौन सी हैं। 2:3:4 में तुम्हें संख्याएं दी हैं। अगर मैं इन तुमसे कहूँ इसे अनुपात हटा दो, तो क्या लिखोगे, 3x 4x, 2x 3x 4x। ठीक है, तुम्हारे पास संख्याएं ये बन गई। सवाल में कहा गया है इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर दो। देखो 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इनके वर्गों का योग जो है हमें दिया है कितना, 1856 दिया है, 1856। अब 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर 1856। इन सबको जोड़ दो, कितना बना, 16 9 25 और 4 29x स्क्वायर इक्वल टू 1856। अब बताओ, ठीक है 1856 बन गया। देखिए अब तुम इसे डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1856/29। ठीक है, तो ये कट जाएगा तुम्हारा पास 9 9 चौक 9 9 36 94 9 चौक 36 3 9 में 81 3 84 4 दूनी 8 9 दूनी 18। एक मिनट, 8 दूनी 16, 9 से नहीं बना तो 16, 400।
9 चौक 36, 3 9 छक्का 54। ठीक है, तो ये तुम्हारा कट जाएगा कितनी बार, 64 बार कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास, 64 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 64 आ गया। थोड़ा सा देखिए इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं इतना लंबा कर चुका ये, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है। देखिए अगर इधर एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है इधर ऐसी संख्या आएगी जिसका वर्ग बनता होगा। तो ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है, और देखिए लास्ट में 6 है, तो 9 के पहाड़े में 6 कब आएगा, जब 4 होगा इसके लास्ट में। तो 4 का वर्ग, ऐसी संख्या कौन सी है जिसके लास्ट में 4 हो, है ना, जिसका वर्ग भी बनता हो। तो ऐसी संख्या तो 64 ही है ना। 16 में तो 6 आता है, फिर उसके बाद आ जाओ 36 में भी 6 आता है। एक संख्या ऐसी है 64 ही है। ठीक है ना, तो इसको आराम से डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। तो x बराबर कितना आ गया, 8। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। 8 8 64 हो गया। ठीक है, पूछा है कि ये संख्याएं कौन सी हैं। संख्याएं क्या है, 2 गुणा 8, 3 गुणा 8, 4 गुणा 8। कैसे, 8 कहाँ से रखा मैंने, x का मान रखा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 16 24 32 इसका आंसर हो जाएगा। क्या, 16 24 32 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है आपको पता ही है ना। देखिए इधर एक्स स्क्वायर है, तो इधर ऐसी संख्या आएगी जिसका वर्ग बनता होगा। अब वर्ग भी किस संख्या का बनेगा, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 के पहाड़े में 6 कब आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि संख्या का लास्ट वाला अंक 36 होगा। तो ऐसी संख्या देख लो जिसका लास्ट वाला अंक 4 हो और वो वर्ग बन रही हो, बस सिंपल लिख सकते हो आप डायरेक्टली ही। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि जैसे मैंने अभी किया था इतनी लंबी कैलकुलेशन फालतू की, तो ये सब प्रैक्टिस की बात है, आप कर सकते हो। माइंड कभी कभी इधर उधर हो जाता है, नहीं आ पाता है माइंड में, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं मुझसे गलतियां नहीं होंगी क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक है, देखिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है इस क्लास का। ठीक है, देखिए कहा गया है 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात क्या है, 2 संख्याएं मान ली x और y हैं, तो x प्लस वाई दिया है तुम्हें 40 और x माइनस वाई दिया है तुम्हें 4। देखिए y से y कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2x बच जाएगा। 40 और 4 कितना हो गया, 44 हो गया। x बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास, 22 आ गया। अब x बराबर 22 है तो भैया y बराबर क्या रहेगा, बताइए, y बराबर क्या आ जाएगा, 40 माइनस वाई। 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया 18, y बराबर 18। x बराबर 22, y बराबर 18। x का मान क्या करा, यहाँ पे रख दिया तो y का मान निकल आया 18। तो चलिए आज हमने 1 मिनट इसका अनुपात बताना है हमें, तो 22 अनुपात 18 निकाल दो, 11 9, तो 11 अनुपात 9 इसका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो चलिए साथियों, आज बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हमने सीखी, बहुत ही प्यारे प्यारे सवालों पर बात की। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिलानी करियर एकेडमी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।